प्रत्याहार का चैप्टर वैसे भी लंबा है, तो अभी भी कुछ और ये लेक्चर लेने पड़ेंगे। पर जिनको आगे की यात्रा करनी है उसके लिए ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है, और शायद इस जन्म में नहीं तो कोई और जन्म में, पर कम से कम क्या सही रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द राइट पाथ, वो भी हम इस जन्म में जान ले, और अगले जन्म में फिर इसका ही पुरुषार्थ हो तो ये स्टेज पर पहुंच सकते हैं। और एक खुशी है कि लोग ये सेशन के बावजूद जब हम YouTube पर ये अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, और उन लोगों का, कई लोगों का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आज ही एक लेडी ने मुझे मेल किया था और उसने पूछा कि हाउ टू सेपरेट एस्ट्रल बॉडी फ्रॉम द फिजिकल, मतलब ये सेपरेशन क्या है और इसकी टेक्निक क्या है, मुझे टेक्निक सीखना है, सेपरेशन किस तरह हो सकता है। और यहाँ तक लिखा कि अगर आप नहीं जानते, नहीं करा सकते, कोई दूसरे गुरु का नाम बताओ कि जो कोई ऐसा सेपरेशन कराता हो। तो पहली बात तो ये है कि इस मार्ग के ऊपर बहुत धीरज रखनी पड़ती है। ये सब सुन के हमें भी एक उत्साह आ जाता है, एक फोर्स आ जाता है कि हम भी ये सब अचीव कर ले, पर ऐसा होता नहीं है। और ख़ास करके ये प्रत्याहार का स्टेज तो बहुत एक ऐसा स्टेज है कि अब तक तो बाहर बहुत सारी क्रिया हम किसी न किसी से सीख के करते थे, पर अब ये स्टेज ऐसा है कि ये सब अंदर से ही प्रत्याहार का ये स्थिति बनती है। ये सेपरेशन ऑफ बॉडी वगैरह जो होता है ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। टेक्निक्स तो बता सकता है, वैसे तावरिया जी ने भी टेक्निक तो ये अपने योग सूत्र के अंदर बताई है, लास्ट उनका चैप्टर है सेपरेशन ऑफ द बॉडीज करके। पर टेक्निक जानने से हम ये कर लेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ तो है, उसके बावजूद भी कुछ इतना गहरा प्रिपरेशन होना चाहिए। एक तो प्राण जो है वो इतना शुद्ध और पावरफुल होना चाहिए, तब ये जो है वो एस्ट्रल फिजिकल से छूट सकता है। क्योंकि एक, जैसे हम जानते हैं कि भाई एक प्लेन जो होता है उसको टेक ऑफ करना पड़ता है तो कितनी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह हमारे अंदर भी ये जो है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और इसीलिए ये एस्ट्रल फिजिकल इतनी आसानी से अलग नहीं होते हैं। इसके लिए अगर बहुत साधना की है, अपने प्राण को मजबूत किया है, इसको शुद्ध किया है, फिर आप कॉन्शियसली अच्छी तरह कर सकते हैं और इसके अंदर आपका परफेक्ट रिलैक्सेशन होता है, ये सब होता है, तो एक कोई पॉइंट के ऊपर आपका एस्ट्रल फिजिकल से छूट सकता है। तो ये ऐसा कोई पढ़ने से या कुछ ऐसा जल्दबाजी से ये नहीं होता है। इसके लिए बहुत धीरज रखनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके कभी ये एक स्थिति का लाभ मिलता है। और सालों तक कम से कम रिफाइनिंग और फेस तो करना पड़ता है, जिससे अंदर एस्ट्रल की और फिजिकल की शुद्धि हो जाए, उसके बाद में ये प्राण टेक ऑफ हमें करा सकता है। तो ये जानना सब जरूरी है। उत्साह होना अच्छा है, पर उसमें धीरज रखना भी पड़ता है, धीरज के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आज आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये सब साधना सेपरेशन ऑफ बॉडी की, और रात को जो सेपरेशन ऑफ बॉडी होता है, फिजिकल यहाँ रहता है और एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवलिंग होती है, उसके बावजूद भी और सारी प्रक्रिया भी इस शरीर के अंदर होती है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि भाई मणिपुर चक्र जो है वो इसके साथ साथ में रिफाइन होता जाता है, तो प्रत्याहार का स्टेज के अंदर मणिपुर भी रिफाइन हो जाता है, और ये उसके बाद में बाजू में जो उसका कुंडली चक्र है वो चालू हो जाता है। दूसरा, एस्ट्रल प्लेन और एस्ट्रल बॉडीज का जो एक अंडरस्टैंडिंग जो है, उसके लॉज जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति के अंदर आती है कि भाई ये एस्ट्रल प्लेन क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, उसके अंदर की अलग अलग जगह क्या है, और एस्ट्रल बॉडी
कैसा होता है अपना और दूसरे लोगों का, तो एस्ट्रल बॉडीज की उसकी एक अंडरस्टैंडिंग नए डायमेंशन के अंदर उसकी बनती है। तो इस तरह वो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और उसकी प्रगति भी होती जाती है। अब आगे कहते हैं पेज नंबर 285, पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ। डिसिप्लिन मस्ट प्रोसीड फिलोसॉफी। अब ये देखो, ये क्या है, अभी तो हमारे लिए फिलोसॉफी है ना, अभी क्या है ये, और जब तक हम ये स्टेज के ऊपर नहीं जाते तब तक हमारे लिए फिलोसॉफी है। पर फिलोसॉफी के आगे शिष्य को डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, अनुशासन रखना पड़ता है, या एक प्रैक्टिस रखनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करता जाता है, जितना वो समझता है इतना प्रैक्टिस करता जाता है, तो धीरे धीरे करके वो आगे के स्टेज के ऊपर जाता है। जब तक प्रैक्टिस इसके साथ में नहीं होती है तब तक ये फिलोसॉफी है। पर कुछ प्रैक्टिस तो हम कर भी नहीं सकते कि फिलोसॉफी जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं आत्मा के बारे में, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूँ। तो शिवोहम शिवोहम कहते हैं, ऐसे बहुत सारे ये है। पर ये शब्द जानने से कोई अनुभूति नहीं होती है। इसके पहले और इसके लिए बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, बहुत सारा कई जन्मों तक प्रैक्टिस के बाद अनुभव लेना पड़ता है, और कोई पॉइंट के ऊपर ये सारी अनुभूतियाँ होती है। तो फिलॉसफी जो है वो ठीक है, जानने के लिए ठीक है, पर इससे वो स्थिति बन जाएगी ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है कि कई बार फिलोसॉफी जानने से भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। और एक सिंपल सा उदाहरण हम जानते हैं कि भाई जो व्यक्ति सिगारेट पीता है, अब वो जानता तो है कि भाई सिगारेट पीने से क्या क्या नुकसान होता है, उसके लंग्स के अंदर क्या नुकसान होगा जानता है, तो नॉलेज है उसके पास, फिलोसॉफी भी है, वो फिलोसॉफी भी करेगा, हाँ भाई एक दिन मर जाएंगे, ये सब फिलोसॉफी होगी। पर इससे कोई वो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जो कुछ प्रयत्न करने चाहिए वो जब तक प्रयत्न नहीं होते हैं तब तक इस चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ साथ साथ में चलनी चाहिए, प्रैक्टिसेस एंड उसकी जो फिलोसॉफी या उसकी जो थियरी है। इसीलिए तावरिया जी ने योग सूत्र का नाम दिया था प्रैक्टिसेस एंड एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन है, उसका विवरण है, और उसकी क्या प्रैक्टिस है ये उन्होंने साथ साथ में बताई है। तो ये इस तरह साथ साथ में ही चलना चाहिए। द एनर्जीज नाउ राइज इन द सेंट्रल स्पाइनल पैसेज एंड रीच द ऑर्गन द हार्ट और अनाहत सेंटर, पॉइंट नंबर 5 in the primary body, and clean both the left and right lower house of this center for a prolonged period, the energy rising and returning to 1 and 2, मतलब मूलाधार एंड स्वादिष्ठान for regeneration till emotions and thoughts are refined। अब ये एनर्जी आगे हमने देखी थी कि भाई साधक मणिपुर चक्र तक तो पहुंच गया था इस स्टेज के ऊपर। अब उसकी साधना आगे बढ़ती है तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कुंडलिनी भी हो सकती है या कोई एनर्जी भी हो सकती है। वो सेंट्रल स्पाइनल पैसेज मतलब सुषुम्ना नाड़ी, वो सुषुम्ना नाड़ी से अभी वो धीरे धीरे करके ऊपर जाती है वो एनर्जी, वो कुंडलिनी शक्ति, और फिर ये सब मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत वो तो वो क्रॉस करके अभी जाएगी अनाहत चक्र तक, कि जो हमारा हार्ट के पीछे के हिस्से के अंदर है, प्राइमरी बॉडी के अंदर है, मतलब एस्ट्रल बॉडी के अंदर है ये। अब उसकी एनाटॉमी क्या है कि उसके अंदर 2 हाउस है, मतलब कि 2 आधा आधा चक्र है। जैसे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर कैसे एक पूर्ण चक्र है, एक राउंड है, इस तरह ये नहीं है, ये 2 आधे चक्र मिलकर ये एक चक्र बना हुआ है। तो उसके राइट और लेफ्ट 2 पार्ट है, तो वहाँ तक वो पहुँचती है और उसके ऊपर काम करती है। अब क्या है कि ये चक्र जो है लेफ्ट एंड राइट अनाहत के, उसमें एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब साधना ये करनी है कि जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है उसको भी क्लॉकवाइज कर देना है, और दोनों को कंबाइन करके फिर एक पूरा चक्र बन जाएगा जो क्लॉकवाइज ही घूमता रहेगा।
तो ये साधना अभी यहाँ ये स्थिति के ऊपर प्रत्याहार के स्टेज के ऊपर यहाँ साधक ये एक साधना करता है कि ये जो दो है उसको एक करना है और साथ में जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको क्लॉकवाइज कर देना है। तो उसकी लंबे समय तक साधना चालू रहती है, पर हर समय ऊपर जाती है उसको फिर वापस रीजनरेशन के लिए मूलाधार स्वाधिष्ठान में तो आना ही पड़ता है। तो मूलाधार स्वाधिष्ठान से शुरू होती है, ऊपर जाती है, जो चक्र पर काम करना है वो चक्र तक जाती है और फिर वो नीचे उतर कर फिर से हमेशा मूलाधार स्वाधिष्ठान के ऊपर रीजनरेशन के लिए आएगी, वहाँ से फिर ऊपर जाएगी। तो जब तक इमोशन एंड थॉट्स ये क्लीन नहीं होते तब तक ये जो है अपना अनाहत चक्र उसके ऊपर काम चालू रहता है। और हर एक चक्र के साथ में हमारा कुछ साइकोलॉजिकल पार्ट जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे अनाहत चक्र है उसके अंदर व्यक्ति के अंदर जो अट्रैक्शन एंड रिपल्जन है कोई भी चीज़ का, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, इवन आध्यात्मिक हो, जो आकर्षण और अपाकर्षण है, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन है, वो क्योंकि ये अनाहत चक्र के कारण है। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो चक्र चल रहा है वो जब क्लॉकवाइज बन जाएगा तो जो रिपल्जन जो है, जो अंदर से जो विरुद्ध भाव उठता है वो कम हो जाएगा। फिर उसके अंदर एक ही भाव होगा आकर्षण पर वो आकर्षण मतलब वो कोई वर्ल्डली चीज़ों के लिए नहीं, पर एक आकर्षण जो है वो प्रेम के अंदर वो रूपांतरित होता जाएगा और सब व्यक्ति के प्रति एक उसके अंदर प्रेम का भाव बढ़ता जाएगा। तो ये अनाहत चक्र है जहाँ शुद्ध प्रेम व्यक्ति के अंदर का रहता है। पर क्योंकि हमारा अभी आधा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इसलिए हमारा प्रेम भी अशुद्ध हो गया है, पॉजेसिव हो गया है और जो है वो दूसरा सबके लिए हमारा कोई प्रेम भाव नहीं होता है। जो हमारे अपने होते हैं, हमारे नज़दीक के होते हैं, उसके लिए हमारे अंदर प्रेम भाव होता है। बाकी कोई लोगों के लिए खास कोई प्रेम भाव या सद्भाव नहीं होता है। तो ये अनाहत पर काम करने से इस तरह की एक अंदर एक परिवर्तन आता है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि साधक के अंदर एक एक्सेप्टेंस आना चाहिए व्यक्ति को के प्रति भी। तो जो व्यक्ति है उन लोगों के प्रति भी एक एक्सेप्टेंस आता है और सबके प्रति एक प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। और हम देखते हैं कि जो संत महात्मा है उनका लक्षण ही यही होता है कि सबके प्रति समान भाव और एक प्रेम भाव। तो धीरे धीरे करके ये जो साधक जो है अनाहत तक पहुंचता है उसके अंदर भी इस तरह का भाव उत्पन्न होने लगता है। This center, known as the dark incubating chamber, is the seat of emotions and thoughts of lower nature, and progress depends on earnest endeavors. अब ये जो सेंटर है ये अनाहत चक्र है, वैसे तो वो एक अंधेरा रूम कैसे होता है, वो एक चैम्बर होती है। इंक्यूबेटिंग चैम्बर मतलब एक्चुअल तो इंक्यूबेट का मतलब तो जो पक्षी अपने घोंसले के ऊपर बैठ के जो उसका अंडे का सेवन करते हैं उसको इंक्यूबेट कहते हैं। तो वो इस तरह एक मतलब कि एक ये अनाहत जब सही ढंग से काम नहीं करता है तो ऐसा ये केंद्र है कि जैसे कि अंधेरे में कोने में पड़ा हुआ है और उसके अंदर अनरिफाइंड इमोशंस जिसको कहते हैं, जो इमोशंस रिफाइन नहीं हुए ऐसे ग्रॉस इमोशंस है वो उसके अंदर पड़े रहते हैं और इसकी वजह से एक व्यक्ति के अंदर लोअर साइकिक नेचर बनता रहता है। तो ये सब के ऊपर काम करना पड़ता है। जब ये स्टेज के ऊपर आता है तो इसके ऊपर उसका काम चालू हो जाता है और ये इसमें से ये निकल जाता है, फिर उसके अंदर शुद्ध भाव चालू हो जाता है। पर ये सब इसका आधार इसके ऊपर है, प्रोग्रेस का आधार इसके ऊपर है कि वो कितना उत्साह से कितना खंड से वो प्रैक्टिस कर रहा है, इसके ऊपर सब आधार रहेगा। द डिसाइपल स्टिल इन प्रत्याहार स्टेज डेवलप्स ग्रेट साइकिक पावर्स एट द हार्ट सेंटर। अब दूसरा ये अनाहत चक्र का दूसरा लक्षण या दूसरी उसकी एक जो क्षमता है वो साइकिक पावर्स की है। तो हम देखते हैं कि जो लोग साइकिक पावर्स कर सकते हैं कम से कम वो लोग अनाहत चक्र तक पहुंचे होते हैं। वो खाली चमत्कार की बात नहीं है पर रियल साइकिक पावर्स। हालांकि साइकिक पावर्स कोई आध्यात्म के लिए कोई
कोई उपयोगी चीज़ नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी वो एक बड़ा ऑब्स्टिकल्स होता है। क्योंकि साधक जब ये स्टेज के ऊपर पहुंचता है और अलग अलग साइकिक पावर्स उसके अंदर मिलने लगते हैं, तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है, फॉर उस बाद में उसकी साधना जो है वो बंद हो जाती है। क्योंकि ये अनार का एक हमने देखा कि भाई उसके अंदर एक ज़बरदस्त एक एट्रैक्शन का पावर्स होता है नॉर्मल कोर्स में भी। अब जब कोई इसके ऊपर काम करता है तो उसका एट्रैक्शन का पावर बहुत बढ़ जाता है। तो फिर कोई ऐसी व्यक्ति इस पावर का मिसयूज करके किसी को अट्रैक्ट करने का भी फोर्सिबल प्रयत्न भी कर सकता है। या कई लोगों के अंदर जो एक एट्रैक्शन अपने आप में होता है, वो जो है वो जिन साधक यहाँ तक पहुँचा है उसके अंदर एक एट्रैक्शन का मतलब कि उसके अंदर एक ऐसी एक चीज़ डेवलप होती है, उसकी वाणी जो होती है वो भी इतनी अट्रैक्टिव होती है। वाणी से वो लोगों को पकड़ सकता है, उसके बिहेवियर से लोगों को पकड़ सकता है, उसका अपीयरेंस भी ऐसा हो जाता है। इन सब चीज़ों को कुल मिला के उसके अंदर एक एट्रैक्शन पैदा करने की शक्ति आ जाती है। पर ये एक प्रकार का साइकिक पावर्स है, इसका कोई उपयोग नहीं है, वो उसके लिए भी बंधनकारक है और लोगों को भी गलत रास्ते के ऊपर ये चीज़ ले जाती है। नाउ विद द strenuous practices every night under guidance, the refined energies are raised to Visuddhi center. Point number 6, anterior half in the primary body, which is now totally cleansed. The energy is rising and returning to 1 and 2 for regeneration. अब साधना आगे चल रही है, अनाथ तक तो देख लिया था, अब वो साधक फिर से मूलाधार से चालू करके विशुद्धि तक पहुंचता है और विशुद्धि के ऊपर काम करता है और हर रात लंबे समय तक विशुद्धि के ऊपर काम उसका चालू रहता है। अब विशुद्धि भी इसी तरह दो पार्ट में है, वो आधा आधा नहीं है, पर उसका दो पार्ट जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर है। मतलब इसका एक आधा हिस्सा, एक हिस्सा जो है वो आगे की ओर है और एक हिस्सा पीछे की ओर है। ये गले के अंदर के भाग में डीप साइड के अंदर जो हमारा ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, वहाँ ये चक्र होता है, आगे पीछे होता है। तो ये उसका जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे वाला हिस्सा है, वो वहाँ तक अभी उसकी एनर्जी ऊपर जाती है और इसके ऊपर काम करना चालू करती है और फिर से मूलाधार स्वादिष्ठान पर पहुँचती है। द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस चेंजिंग मूड्स and the personality thereafter ceases to be moody and has a very relaxed and constant temperament. अब ये इसका जो ये है, इसका लक्षण क्या है, ये अपना विशुद्धि चक्र का, कि आदमी को मूडी बना देता है। उसके अंदर से जो कुछ सिक्रेशंस उसके साथ में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वहाँ है, थायराइड, पैराथायराइड वगैरह, उसके ऊपर उसका जो दबाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति मूडी बन जाता है। और कई लोग तो बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, वो क्या करेंगे, जिसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे होते हैं कि अभी ये किया, उसके बाद में वो किया, अब सडनली और कुछ करने लग जाएगा और जो प्रोग्राम तय है वो उसके लिए ना बोल देगा। ऐसे हम हमारे आसपास भी बहुत सारे मूडी लोगों को देखते हैं। पर अगर वो साधक है और साधना करता है और वो अगर ये विशुद्धि चक्र तक पहुंचता है, तो उसके ये सब निकल जाएगा, ये सब जो उसका मूडी स्वभाव है वो सब बंद हो जाएगा, वो रिलैक्स रहना सीखेगा और उसका टेम्परामेंट जो है वो भी एक स्थिर टेम्परामेंट बन जाएगा। तो ये सब साधना का नतीजा है और ये गहरी साधना करने के बाद ही इस तरह का परिवर्तन। और हर एक चक्र के अंदर जो जो ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है, तो हर एक चक्र से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है और धीरे धीरे करके जब वो ऊपर पहुंचता है सहस्त्रार चक्र और उसके बाद में वो रिवर्स भी करता है, तो वो एक फिर धीरे धीरे करके इसके अंदर एक कंप्लीट शुद्धि हो जाती है और ऐसी जो वीकनेसेस है वो सब निकल जाती है। When this center is thoroughly cleansed, the energy is now directed to तालुका। अब तालुका पर पहुंचती है। तालुका कोई चक्र नहीं है, फिर भी वो बहुत काम की चीज़ है
और उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि तालुका के भी 2 भाग है और उसके अंदर मेमोरी पड़ी होती है। एट तालुका पॉइंट नंबर 0 द vital block or valve is closed tightly from the earlier open position so that incoming impulses cannot enter the brain area, thus also making redundant for such time as the block is closed both ida and pingla। अब ये आगे भी हमने देखा था, आगे मतलब पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जो हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है या स्पाइनल कॉलम का जो पैसेज है, उसके ऊपर और नीचे दोनों ओर वाल होते हैं। एक तालुका के पास वाल है और एक जो है नीचे मूलाधार के पास, जहाँ कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, वहाँ वाल है। अब ये दोनों वाल का काम क्या है? ये 2 वे स्विच जैसा है, मतलब ये दोनों एक साथ में बंद या ये दोनों एक साथ में चालू नहीं रह सकते। एक बंद है तो दूसरा चालू रहता है, और दूसरा चालू है तो पहला को बंद रहना पड़ता है। अब क्योंकि हमारा तो जो मूलाधार के पास में जो वाल्व है या ब्लॉक है वो बहुत जन्मों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई जो ऊर्जा जो है वहाँ से कोई उठती ही नहीं है, वो सुषुम्ना के अंदर दाखिल ही नहीं होती है। एक तो सुषुम्ना नाड़ी खुद भी ब्लॉक है और वो शुद्ध नहीं है। नाड़ियों के अंदर भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ब्लॉकेजेस मतलब वो बंद हो जाती है। जैसे हमारी वेसल्स होती है, भाई हार्ट की कोई वेसल है तो उसके अंदर कैसे ब्लॉक आ गया, और फिर बाईपास सर्जरी करके उसको उससे बाईपास कर देना पड़ता है, या फिर उसको स्टेंट वगैरह उसके अंदर डाल के उसको ओपन करना पड़ता है। तो एस्ट्रल के अंदर भी सेम वे, ये जो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट नाड़ी है वो ब्लॉक है, अंदर से बंद है, और सुषुम्ना भी उसमें से एक नाड़ी है, तो उसका निचला वाल जो है वो बंद रहता है, और ऊपर का वाल जो तालुका का वाल है वो हमेशा खुला रहता है, ताकि जो इम्पल्स अंदर आए, ईडा या पिंगला द्वारा कोई भी एक के द्वारा इम्पल्स जो है वो तालुका तक जाएगा, और फिर तालुका के अंदर जाके वहाँ से उसकी आइडेंटिकल मेमोरी लेके फिर पिक्चर बनाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस चालू रहनी चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए तो 24 घंटे तो ये प्रोसेस चालू रहनी चाहिए कि उसका ऊपर का वाल हमेशा खुला रहे, ताकि उसके अंदर विचार बन पाए। अब जो योगी है, साधक है, उसकी बात अलग है, उसको कोई विचारों की जरूरत नहीं है, तो वो ऊपर का वाल बंद कर देता है और नीचे का खोलता है, और वो ब्रेन के अंदर ये इम्पल्स को जाने नहीं देता है। तो कोई योगी के अंदर कोई विचार बनते नहीं है, क्योंकि समाधि का जो है उसका अर्थ ही ये कि भाई अभी उसके अंदर विचार उत्पन्न होना बंद हो गया, उसी तो वो तभी समाधि लग सकती है। तो उसको तो ये कंपलसरी कर, बहुत समय से बंद है, उसको साधना करके मूलाधार के पास का वाल को खोलना पड़ेगा, और वो वाल खुलेगा तो अपने आप में तालुका का वाल बंद हो जाएगा। अब एनर्जी जो है वो सुषुम्ना से ऊपर उठेगी, और वो जो है वो ब्रेन के अंदर नहीं जाएगी, पर वो दूसरे मार्ग से, साइड पर से वो एनर्जी आगे की ओर चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ बताया है कि भाई ये जो है वो वाल इस तरह ये क्लोज रहता है, और नॉर्मल कोर्स में ईडा पिंगला से ही हमारे अंदर ये इम्पल्सिस जाते रहते हैं। If these incoming impulses do not enter the rear brain area, no identical memory patterns are drawn out to proceed to the front brain to become thought forms or mind modifications। तो ये अभी हमने देखा इस तरह कि अगर वो नहीं जाता है कोई इम्पल्स ब्रेन इसके अंदर, तालुका से अंदर नहीं एंटर होता है, तो वो कोई उसके अनुरूप आइडेंटिकल मेमोरी वो ढूंढ नहीं पाएगा, और आगे की प्रोसेस ही नहीं बनेगी। तो ब्रेन के अंदर विचार या माइंड मॉडिफिकेशन मतलब चित्तवृत्ति जो है वो चित्तवृत्ति ही कोई बनेगी नहीं। तो जो योग का लक्षण है या योग की एक जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए चित्तवृत्ति निरोध की, तो यहाँ जितने समय तक वो ब्रेन के अंदर विचारों को जाना बंद कर देगा, इतने समय चित्तवृत्ति का निरोध चाहे तो कुछ क्षणों के लिए भी हो सकता है, पर ये उसकी एक नई साधना, नई यात्रा चालू हो जाती है। चित्तवृत्ति निरोध के प्रति की साधना चालू उसकी हो जाती है। तो ये
इसके लिए उसको ये करना पड़ता है कि इम्पल्स को ब्रेन में नहीं जाने दे और वो इम्पल्स को दूसरी ओर डाइवर्ट कर दे, तब जाके ये चित्तवृत्ति निरोध क्षण भर के लिए भी हो सकता है। इंस्टेड दिस रिफाइंड एनर्जी प्रोसीड टू adjust the minor blocks or valves in sections 3A and 3B on both sides of the passage on top of the brain. It also cleans this passage and reaching the front brain completely, realigning the 4 vital points IESM and clean them also. तो ये जो है वो अभी वो इस तरह अंदर नहीं जाती है, पर क्या करती है कि ब्रेन का ऊपर का हिस्सा है तो ऊपर के हिस्से में जाके ये जो 3 और 3B के अंदर कुछ वाल्व जो पड़े होते हैं उस सेक्शन के अंदर और उसका जो पैसेज है इन सबको वो क्लीन करती है और आगे तक जाके वो IESM केंद्र है उन सबको वो क्लीन करेगी। मतलब कि वो एनर्जी जो है वो मेमोरी को मिले बिना, उसकी आइडेंटिकल मेमोरी को लिए बिना वो अंदर से पसार हो सकती है और वहाँ जो जो चीज़ें है उसको वो शुद्धि करते करते IESM केंद्र तक आगे तक पहुँच जाएगी और सबकी शुद्धि वो कर देगी। और इन चीज़ों को जहाँ जहाँ वो रीअलाइन करना है, मतलब इसको फिर से रीअलाइन करना है ये केंद्रों वगैरह को, वो भी वो वहाँ काम कर देगी। तो एनर्जी जब ऊपर उठती है तब ये सारी प्रक्रिया अंदर होती रहती है और बहुत सारे हमें जो पता नहीं है इस तरह का अंदर क्लिनसिंग होता रहता है। और जब ये सब चीज़ें बनती है IESM केंद्र भी इस तरह शुद्ध होते हैं तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी ढेर सारी बनती रहती है और साधक की प्रगति भी बहुत अच्छी बनती रहती है। For some prolonged period of time, this refined energy is returned to 1 and 2 repeatedly for regeneration and also open up and cleans the passages on the side of the left and right midbrain, which up till now were closed for want of regular use. तो ये एनर्जी पहले तो कंपलसरी उसको नीचे आना पड़ता है 1 और 2 मूलाधार स्वादिष्टान में रीजनरेशन के लिए और फिर वो फिर से ऊपर जाती है और ऊपर के जो पैसेजेस जो है अंदर के ब्रेन के अंदर के लेफ्ट और साइड, क्योंकि हमने देखे है कि भाई अगर मेमोरी को बाईपास करना है तो दूसरा रास्ता भी बनाना पड़ेगा और दूसरा रास्ता बनाने का काम ये करती है। तो ये हमारा जो कानों के ऊपर का हिस्सा है यहाँ का हिस्सा में से एक नया रास्ता वो एनर्जी बनाती है जो बंद है, वो कभी चालू ही नहीं हुआ है, ऐसा अंदर एक पैसेज है तो उसको वो क्लीन करती जाएगी। तो फिर ये हिस्से से भी वो आगे निकल जाएगी, फिर उसको ब्रेन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तालुका से वो डाइवर्ट हो जाएगी और ये 2 कानों के ऊपर के हिस्से जो ब्रेन के है वहाँ से वो आगे की ओर चली आएगी। पर ये क्योंकि ये तो बंद पड़ी है ये अंदर की जो ये नाड़ियाँ, इसीलिए उसको भी पहले खोलना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। बाद में इस तरह ये इम्पल्स को इस तरह डाइवर्ट करके मेमोरी को उसको न मिलते हुए ये कर सकते हैं ताकि ये विचार बनने न पाए। Thus a new route to the regeneration area is now opened up, reaching from taluka via this new passage to the front of the brain, the registration area section 1, which means that no more are the memory patterns activated, only if so desired as and when. तो ये अभी धीरे धीरे करके, जैसे ये कैसा हमारा कोई एक जगह हम रोड पर से जाते हैं और एक जगह रोड के ऊपर कुछ गड़बड़ हो गई तो एक डाइवर्जन दिया जाता है और डाइवर्जन से फिर आगे जाना पड़ता है। इसी तरह एक प्रकार का ये डाइवर्जन ये कॉन्शियसली डाइवर्जन को बनाना पड़ता है ताकि वो मेमोरी के अंदर नहीं जाए, पर इम्पल्स जो है वो डायरेक्ट IESM केंद्रों के ऊपर वहाँ चला जाए और वहाँ से वो निकल जाए। तो उससे एक ये फ़ायदा भी होता है कि जो IESM के अंदर जो
जो कुछ राग द्वेष वगैरह परे कलरिंग जिसको तावरिया जी कहते हैं, हम इनर डिसिप्लिन में देख चुके हैं। तो वो जो कलरिंग है अभी ये इसके ऊपर कोई जब प्रकार का कलरिंग लगने नहीं पाएगा, और एक प्योर एनर्जी के रूप में। और फिर यहाँ रियल परसेप्शन उसको होता है। अगर वो आँख खुली करके कुछ चीज़ को देखता है तो वो चीज़ के रूप में नहीं देखता है, मतलब कि वो उसके भावों के हिसाब से या उसके अंदर का जो कलरिंग है, उसके अंदर का राग द्वेष है, वो हिसाब से अगर वो एक पेड़ देखता है तो प्योर जो एक ट्री है उसको ट्री के रूप में ही देखेगा। वो उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं आएगी, ना कोई उसके अंदर इसका फायदा नुकसान की बात आएगी, ना कोई उसका रंग रूप की बात आएगी। एकदम प्योर जो चीज़ है वो सही माने में वो देख पाएगी, जिसको रियल परसेप्शन कहते हैं। तो जब ये नया पैसेज चालू हो जाता है तो एक ये और भी फायदा मिलता है कि अब विचार बनते नहीं है, फिर भी वो एक अलग अलग चीज़ों को परसीव कर सकता है। और कभी कभार जब मेमोरी की ज़रूरत पड़ी तो उसका भी वो उपयोग कर लेता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो अभी कहाँ है, उसकी किस तरह की ज़रूरत है। वो अभी कोई रूम में है, साधना के अंदर है, कि वो बाजार में है, कि लोगों के साथ बैठा है। तो जैसी ज़रूरत होगी, जब मेमोरी का उपयोग करने की ज़रूरत होगी तो वो भी वो कर सकता है। जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो उसको बाईपास करके भी वो ये कर सकता है, वो स्थिति बना सकता है। The refined energies then finally reach Sahasrara, point number 8, and for some time regenerate this center. अब ये हो गया, यहाँ तालुका तक आ गए। अभी ऊपर का जो चक्र है वो सहस्त्रार है, तो सहस्त्रार चक्र के अंदर हो जाती है और वहाँ वो उसकी शुद्धि करती है, एनर्जी को रीजनरेट करती है, और कुछ समय के लिए वहाँ भी काम चालू रहता है। और फिर से हर एक टाइम उसको नीचे आना पड़ता है, और नीचे आके फिर से ऊपर जाती है, और फिर वो वहाँ काम करती है। इस तरह बार बार इसको नीचे ऊपर मूव करना पड़ता है। When this is done, a very vital part of one's yoga training is fulfilled. अब जब सहस्त्रार तक पहुंच जाता है तो उसकी जो सर्किट है उसका एक भाग कंप्लीट हो जाता है। इसका हेतु ये है कि एक पूरी कंप्लीट सर्किट बनाने का है, तो इसके लिए ये सब चक्रों को जोड़ना पड़ता है, और उसमें से एनर्जी को राइज करते हुए ये सहस्त्रार तक आ जाता है। उसके बाद में फिर वो रिवर्स में फिर नीचे की ओर आती है दूसरे चक्रों से। तो इस तरह फिर से वो जब नीचे मूलाधार तक पहुंच जाएगी तो पूरी एक सर्किट बन जाएगी कि पीछे से ये ऊपर गई, आगे आई, और आगे से फिर धीरे धीरे नीचे उतरती है और फिर वापस मूलाधार पर पहुंचती है। इस तरह ये काम है सर्किट बनाने का साधना में। और वो सर्किट होती है प्राण की सर्किट। तो कंटिन्यूस प्राण की सर्किट चलती रहती है, और इससे बहुत जो जन्मों जन्म के संस्कार है उसके ऊपर काम होता जाता है, और संस्कार सब निकलते जाते हैं। ये संस्कारों को तोड़ने के लिए इस तरह का ये जो है उसको ये सर्किट बनानी पड़ती है। When this is done, a very vital part of the yoga training is fulfilled. All this is not easy. Though progress after the Visuddhi center is faster, it may take innumerable lives to achieve this. अब ये तो हम तो बात कर रहे हैं ऐसे एकदम आराम से बात कर रहे हैं, जैसे कि ये सब 1-2-4 दिन में हो जाने वाला है इस तरह। पर ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को होने में कितने जन्म भी लग सकते हैं। विशुद्धि चक्र तक जाने के लिए बहुत जन्म भी लग सकते हैं, क्योंकि नीचे से काम चालू करना पड़ता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान, उसमें न जाने कितने सालों या कितने जन्म तक, फिर आगे जाके मणिपुर के ऊपर, अनाहत के ऊपर, फिर विशुद्धि तक आता है। तो यहाँ तक आते आते ही बहुत सारा समय या बहुत सारा जन्म भी लग सकता है। Only very exceptional disciples do it in a matter of years or in one lifetime, but that is very, very rare indeed.
तो कोई कभार कोई एकाध एक ऐसा कोई बिरला योगी निकल आता है कि वो शायद एक ही जन्म में या कुछ सालों के अंदर ये सर्किट को कंप्लीट कर सकता है। बाकी ये तो बहुत एक रेयर चीज़ है, वो ये ऐसा होता नहीं है। Now the totally refined energies flow down to Ajna Chakra. Point number 7 in the primary body, clean it and awaken it to its purpose. अब देखो यहाँ तक ऊपर जा रही थी, अब वो नीचे उतरने का काम कर रही है। तो ये आज्ञा चक्र नीचे है और जो सहस्त्रार है ऊपर ब्रेन के अंदर है, सेंटर के अंदर है सहस्त्रार। फिर वहाँ से वो आगे की ओर जाती है और जो आज्ञा चक्र है, जहाँ हमारे IESM केंद्र भी जो है वो भी आज्ञा चक्र के अंदर है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ से वो फिर नीचे उतरना चालू करते हैं। तो अभी यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर काम चालू हो गया और आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है और उसको जागृत करने का काम करता है, ताकि उसका जो एक पर्पस है वो सॉल्व कर सके। उसका पर्पस क्या है? सो फार इट ओनली थ्रू आउट of the system all the thought forms that were generated by modifications of the mind. तो ये जो इसका एक काम यही है, आज्ञा चक्र का नॉर्मल काम ये है कि उसको जो हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ बनती है उसको यहाँ से बाहर फेंकने का काम जो है वही ये आज्ञा चक्र का काम है। तो विचार बनते हैं और विचार यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये काम इसका है। ये काम को दो रूप में, एक तो जब चाहे वो बंद भी कर सकता है या इसको अच्छी तरह हो सके इस तरह भी ये कर सकता है। इन शॉर्ट आज्ञा चक्र जब शुद्ध होता है तो फिर उसके ऊपर इस तरह का काम हो सकता है। इसके अलावा भी आज्ञा चक्र द्वारा भी जो गुरु होते हैं वो एनर्जी को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। एक शिष्य के अंदर अगर उसको कुछ एनर्जी देना है, उसकी एनर्जी को जागृत करना है, कुछ करना है, तो आज्ञा चक्र का उसको उपयोग करना पड़ता है। और जिस तरह किसी की शक्ति को जागृत करना है, जिसको शक्तिपात भी कहते हैं, तो शक्तिपात करना है तो भी वो व्यक्ति जो है वो यहाँ से वो गुरु होता है, वो आज्ञा चक्र से शक्तिपात करता है और सामने वाले की ऊर्जा को जागृत कर देता है। फिर इसी तरह उसकी ऊर्जा भी एक बार अगर जागृत हो गई तो वो ये सुषुम्ना के द्वारा ऊपर चढ़ के ये सब सारी शुद्धि की क्रिया कर सकते हैं। तो ये भी एक दूसरा एक साधना का मार्ग है जिसके अंदर गुरु इस तरह भी काम करते होते हैं। द सुपर माइक्रो ट्रांसमिटिंग मॉनिटर्स आर ऑल्सो टर्न्ड अप एंड दे ट्रांसमिट to the super micro recording monitors the new state of the personality so that the fresh body may be fabricated accordingly for further birth. अभी एक ब्रेक भी हो सकता है। तो ये एक उसके द्वारा एक और भी काम होता है यहाँ कि जो हमने आगे भी देखा था जब कोजल बॉडी की बात की थी, तो एक हमारे ब्रेन के अंदर कुछ मॉनिटर्स भगवान ने बनाए हुए हैं। इसको तावरिया जी ने अपनी भाषा दी है, सुपर माइक्रो ट्रांसमिटिंग मॉनिटर्स। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं और दूसरे जो हमारा जो कोजल बॉडी है उसके अंदर होता है सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर। तो यहाँ जो कुछ हम करते हैं, अच्छा या बुरा करते हैं, मतलब जो ये इसका कारण क्या है कि हमारा जो कर्म का रिकॉर्ड रखने के लिए ये भगवान ने ये चीज़ बनाई हुई है और ये तावरिया जी ने नाम दिया है। तो हमारे अंदर जो कर्म हम करते हैं उसकी जो छाप एक इम्प्रेशन होती है, वो इम्प्रेशन को ट्रांसमिट किया जाता है कोजल बॉडी जो हमारा होता है उसके अंदर। हमारा पर्सनल जो कोजल बॉडी है उसके अंदर जो हमारा सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर्स है उसके अंदर ये रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये एक परमानेंट एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई इस व्यक्ति ने इस जन्म में इस समय ये किया था। हर चीज़ ऐसे वो रिकॉर्ड नहीं होती है, पर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और ये जो चीज़ बहुत इंटेंसिटी से बनती है, जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे का खून कर देता है तो इसमें बहुत सारी इंटेंसिटी होती है, तो ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। या कोई एक व्यक्ति दूसरे का बहुत बड़ा भला करता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है और उसके मुताबिक हमारा
दूसरा जन्म तय होगा और हमें जो दूसरा बॉडी जो मिलेगा वो भी ये चीज़ों के वो आधारित मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ मेरे ख्याल से ये आज्ञा चक्र के अंतर्गत आती होगी, इसीलिए उन्होंने ये पॉइंट यहाँ रखा है। और शायद यही एक पर्पस भी होगा कि ये जो ट्रांसमिटिंग का वगैरह काम काज है वो भी वो अच्छी तरह यहाँ आज्ञा चक्र से हो पाए जब ये इसके ऊपर काम होता है तो। Now the refined energies flow on their downward return journey further down to Visuddhi, the posterior half, which is the higher part of the center, then down to the right and left upper house of Anahat, down to Kundli, the twin center or at Manipur, and finally back to 1 and 2 Muladhara and Swadhisthana, thus completing the first full circuit. तो ये एक अभी सर्किट बनाने का काम यहाँ अभी चालू है, इसीलिए अभी ये डाउनवर्ड जर्नी हो रही है। अब आज्ञा चक्र तक का पहले आया, जब उसके बाद में विशुद्धि का जो हमने आगे ऊपर देखा था कि विशुद्धि के दो पार्ट्स है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पहले जो नीचे से ऊपर जाती थी तो एंटीरियर पार्ट को वो क्लीन करके गई थी। अब वही शक्ति जब आगे से नीचे उतरती है तो विशुद्धि का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको वो शुद्ध करती है। और फिर इसी तरह ये अनाहत के जो दो पार्ट है उसमें से उसको भी वो शुद्ध करती हुई नीचे उतरती है, कुंडली तक जाती है और लास्ट में मूलाधार स्वाधिष्ठान तक आ जाती है। तो ये कंप्लीट सर्किट बन जाती है, क्योंकि चालू हुआ था मूलाधार से लेके मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत मणिपुर अनाहत, फिर ये विशुद्धि का एंटीरियर पार्ट, फिर तालुका, फिर गई थी अंदर सहस्त्रार में, वहाँ से आई अपनी आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र से ये पोस्टीरियर विशुद्धि ऊपर, उसके बाद में अनाहत के ऊपर आई, फिर कुंडली पे ऊपर आई और फिर से मणिपुर के ऊपर आ गई स्वाधिष्ठान होके। तो एक पूरी सर्किट अब बन गई। अब इस सर्किट के अंदर प्राण का रोटेशन कंटिन्यूअसली बनता रहता है। ये बहुत अद्भुत चीज़ है। अभी तो हम तो खाली सोच सकते हैं, पर ये चीज़ जब साधक के अंदर बनती है तो इतनी आह्लादक होती है, साधक के अंदर कोई और विचार नहीं आता, उसका मन इसके अंदर ही डूबा रहता है, क्योंकि प्राण का जो फ्री फ्लो जो है वो यहाँ हमेशा चालू रहता है। और प्राण का फ्री फ्लो इस तरह एक सर्किट बनाता हुआ कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे एक वेव्स की तरह चलता रहता है। The disciple is still in pratyahara stage. तो ये प्रत्याहार का स्टेज पर ही अभी साधक है। The disciple is still in pratyahara stage. Very dedicated persons have done this in a matter of years, whereas normally it takes innumerable lives depending on the intensity of efforts put in. तो ये साधक के अंदर नॉर्मल कोर्स में तो वो बहुत जन्म लेता ही है, पर अगर कोई कभार कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो एक बहुत इंटेंसिटी से काम करता है और इसके अंदर ये सब फटाफट आगे चलता देते हैं, अगर एनर्जी इस तरह काम करती है तो वो शायद एक ही जन्म के अंदर भी ये हो सकता है। Till this circuit is completed for the first time, the disciple develops many psychic powers.
अब फिर से यहाँ बात आती है कि पहले तो हमने अनाहत में देखा था कि अनाहत के अंदर उसके अंदर कुछ साइकिक पावर्स आए थे। अब जब ये साइकिक सर्किट जो कंप्लीट होती है और बार बार सर्किट वो घुमाता रहता है तो उसके अंदर बहुत सारी साइकिक पावर्स आते रहते हैं, न जाने कितने प्रकार के साइकिक नेचर्स उसके अंदर आते रहते हैं। और जिसका जिक्र महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के विभूति पाठ के अंदर भी कहा है। जिसको हम साइकिक पावर कहते हैं उसको महर्षि पतंजलि विभूति कहते हैं। तो विभूति पाठ एक चैप्टर ही है वो, वहाँ उसके अंदर बहुत सारी कौन किस किस प्रकार क्या साइकिक पावर्स होते हैं, कौन सी विभूति होती है, वो महर्षि ने बताया हुआ है। सम और अदर मैनी डिसाइपल्स थिंक they have achieved the ultimate and keep playing with this enormous psychic powers। अब तकलीफ यहाँ है, जब व्यक्ति के अंदर ऐसे पावर डेवलप हो जाते हैं तो वो इतनी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है कि जैसे कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा आ गया तो कैसा उसके अंदर एक इसके दिमाग में अंदर एक पावर आ जाता है, उसको लगता है कि मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी खरीद सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इसी तरह ऐसे कोई साधक के अंदर ये स्थिति बन जाती है, यहाँ तक पहुँचा है, तो उसके अंदर जब साइकिक पावर्स आता है तो वो आगे की साधना साइकिक पावर का उपयोग करना चालू हो जाता है। किसी के साथ ये किया, किसी को ये किया, समाज को के अंदर वो ये पावर्स को वो एग्जिबिट करता है और लोगों को ध्यान खींचता है, फॉलोअर्स ज़्यादा बनाता है। इस तरह कई लोग लाखों फॉलोअर्स बना देते हैं बहुत कम समय के अंदर। उसका कारण ये है कि उनके अंदर ऐसे कुछ साइकिक पावर्स आ जाते हैं तो वो लोगों को खींचते रहते हैं किसी न किसी तरह। तो ये पर उसके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। अभी प्रॉब्लम यही है कि ये जो उसका एक प्ले चालू हुआ साइकिक पावर्स के साथ में, वो उसको पता भी नहीं है कि उसकी आगे की साधना ही बंद हो गई। अगर वो ध्यान में बैठता है तो भी उसको वो पहले जैसा वो लगता होगा, पर वो आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो उसका ध्यान में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद में जो डिवाइन फ्रेगमेंट उसका जो अंदर का गुरु है वो रस लेना ही छोड़ देगा, उसको गाइडेंस करना ही बंद कर देगा। तो उसको पता भी नहीं लगता है कि उसकी साधना ही बंद हो गई। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो एनलाइटन हो गया, और दूसरे लोग भी जो है जो कुछ समझते नहीं है पूरे पाठ को, उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, ये एनलाइटन है, इसके अंदर तो बहुत सारे चमत्कारिक शक्तियाँ पड़ी है। पर जानने की बात ये है कि जो सच में एनलाइटन है, सच में जो पूर्णता जिसने प्राप्त की है या मोक्ष प्राप्त किया है, वो कभी भी इस तरह के पावर्स को एग्जिबिट नहीं करते हैं। जिसने एग्जिबिट किया उसके अंदर कोई ना कोई कामना रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने अल्टीमेट तो पहुंच गया है उसको कोई कामना ही नहीं रही है, उसको किसी को अट्रैक्ट करना भी नहीं है, और किसी को वो अपना साइकिक पावर होगा तो भी बताएगा नहीं। और हम देखते हैं कि शास्त्रों के अंदर भी जो हमारे पुराने जो संत महात्मा या जो बड़े जैसे बुद्ध जैसे महापुरुष हो गए, कृष्णमूर्ति वगैरह, तो उन लोगों ने कभी भी कोई पावर्स एग्जिबिट नहीं किए थे। हालांकि उनके अंदर नहीं होंगे ऐसा नहीं, पर उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, और वो रास्ता भी गलत था, वो भी वो जानते थे, तो इसीलिए वो नहीं करते थे। एक जीसस ने कुछ साइकिक पावर्स का उपयोग कोई पर्पस के लिए किया था, पर उसका तो कोई कारण था, बाकी सामान्यतः इस तरह के साइकिक पावर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। और आपको शायद रामकृष्ण परमहंस की एक स्टोरी भी पता होगी कि एक बार वो गंगा किनारे नहा रहे थे, तो एक योगी आया, सो कॉल्ड योगी, और कहने लगा कि मैं इस पानी के ऊपर चल सकता हूँ, और मैं अब वो कहो तो मैं चल के बताऊँ करके, उस किनारे से इस किनारे तक मैं चल के भी जा सकता हूँ। तो रामकृष्ण ने कहा कि भाई उसका हेतु क्या है, और उसने बताया कि मैंने इसके लिए बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, इससे ये हो सका है इस तरह का। उन्होंने कहा कि तूने क्या किया है, जो चीज़ 5 पैसे में नाव में बैठकर वहाँ से यहाँ जा सकते हैं, उस चीज़ के लिए तूने सालों गंवा दिए। तो साइकिक पावर की ये ऐसी चीज़ है कि ये व्यक्ति के अंदर आता है तो
अगर कोई पर्पसफुली साइकिक पावर्स के लिए साधना करता है तो वो एकदम गलत रास्ते के ऊपर है। If used or manipulated, these powers become an obstacle to further progress, and in that case, the divine fragment of the personality cuts off all communications and leave the personality alone for many lives till the personality, seeing his or her mistake once again comes to sense, once again surrenders and promise to abide by and carry out only the directions of transcendental teacher. अब जैसे हमने आगे देखा इस तरह इसका जो डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ उसके गुरु के साथ अंदर का ट्रांसेंडेंटल टीचर के साथ जो उसका कम्युनिकेशन चल रहा था, जिसके साथ में वो जिसके गाइडेंस के अंदर वो साधना कर रहा था, अब डिवाइन फ्रेगमेंट को भी लगता है कि भाई ये तो गलत मार्ग पर चला गया है, उसको अभी क्या गाइडेंस देने का, वो कट ऑफ कर देता है उसके साथ का पूरा कम्युनिकेशन। और वो साधक सालों तक इस तरह वो साइकिक पावर से प्ले करता रहता है। बहुत लंबे समय के बाद अगर उसको भान आता है कि मैंने बहुत सारी गलती कर दी है और मेरा प्रोग्रेस तो रुक गया है, कोई एक पॉइंट इन टाइम उसको पता चलता है, तब वो फिर से वो सरेंडर होता है और प्रॉमिस करता है कि मैं आपके गाइडेंस से फिर से साधना करूँगा और कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूँगा। तो साइकिक पावर जो दिखा रहा है उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई कामना रहती है, और फिर उसको सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जो उसका गुरु उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था उसने ही उसका रास्ता बंद कर दिया। तो कई जन्मों तक फिर ये चीज़ याद नहीं आती है। तावरिया जी कई लेक्चर में भी बोलते थे कि जो लोग साइकिक पावर्स के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको कई जन्मों तक फिर साधना याद ही नहीं आती है। हालांकि अंदर उनकी कुछ स्थिति रहती है इतनी साधना के बावजूद, पर उसका आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होता है और न कोई उसके अंदर से कुछ और कोई कम्युनिकेशन उसके अंदर हो सकता है। तो उसकी फिर साधना के मार्ग पर दयनीय स्थिति बन जाती है। और एक बार एक मैं लेक्चर किसी का सुन रहा था, उसने उस व्यक्ति ने बताया था, वो तावरिया जी के बहुत करीब का था, तो उसने तावरिया जी को बोला कि आप कुछ साइकिक पावर्स मुझे बताइए ताकि मेरा भी और थोड़ी श्रद्धा बढ़े। तो वो कहते कि तावरिया जी थोड़े गुस्से हो गए और बोले कि तुम्हारी श्रद्धा के लिए मैं तुम्हें साइकिक पावर बताऊं क्या? भगवान की हमारे लिए इतनी कीमत है, तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा है कि इसका साइकिक पावर्स का सहारा लेना पड़े। और उसको कुछ डांटा था उस व्यक्ति को। कहने का मतलब कि ये तावरिया जी के अंदर भी बहुत सारे साइकिक पावर्स थे, पर कभी भी उन्होंने ये इसका डिस्प्ले नहीं किया था, कभी भी इसको ये नहीं किया था। वो गुप्त रूप से उसका उपयोग करके किसी को मदद करते थे, वो अलग बात थी, पर उसको कभी वो इस तरह उसको एग्जिबिट नहीं करते थे। To play with psychic powers is a clear indication that such a person is yet at the stage of pratyahar and so far away from achieving any real progress. तो ये तो तय है कि जो लोग ऐसे साइकिक पावर का उपयोग करते हैं और लोगों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, वो कोई इतना पहुंचा हुआ नहीं होता है, खाली प्रत्याहार के स्टेज का ही वो व्यक्ति है, वो ना अभी तो धारणा ध्यान समाधि में भी गया हुआ है। हालांकि प्रत्याहार का भी बहुत बड़ा एक विस्तार है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती रहती है और ये एक अद्भुत एक स्टेप है। इसलिए तावरिया जी पहले ही बताया कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप प्रत्याहार। तो इसलिए ये प्रत्याहार के अंदर जो ऐसा ये साइकिक पावर का उपयोग करता है वो व्यक्ति प्रत्याहार के स्टेज का ही है, पर प्रत्याहार फिर भी बहुत सामान्य विसाधक के लिए तो वो बहुत ऊंची चीज़ है, पर एनलाइटनमेंट के संदर्भ में वो बहुत कम चीज़ है। फॉर सच वी फाइंड दोज ब्यूटीफुल लाइन्स इन लाइट ऑन द पाथ। तो ये मैरी कॉलिंस की एक छोटी सी किताब थी लाइट ऑन पाथ,
और उसके कोटेशन तावड़िया जी बार बार हर जगह पर उपयोग करते थे, अलग अलग कोटेशन। यहाँ उन्होंने ऐसी व्यक्ति के लिए ये कोटेशन लिखा है जो व्यक्ति ऐसे साइकिक पावर्स के अंदर खेलना चालू कर देती है और बाद में जो पछताती है, ऐसे की व्यक्ति के लिए ये कोटेशन है। Even though the disciple wavers, hesitates and turns aside, use psychic powers, the voice of the silence remains within him, and though he leaves the path utterly, yet one day it will resound and render him asunder and separate his possessions from his divine possibilities. Then with pain and desperate cries he will return. तो ऐसी व्यक्ति का यहाँ बताया कि भाई ऐसी व्यक्ति जो है वो डगमगाती हुई, हिचकिचाती हुई ऐसी व्यक्ति हो जाती है, वो जैसे बैंड हो गई हो, इस तरह की ये साइकिक पावर के कारण ये व्यक्ति ऐसी हो जाती है। और फिर भी उसके अंदर जो एक जो वॉइस ऑफ साइलेंस है, उसके अंदर एक जो मौन की ध्वनि है वो उसके अंदर बनी रहती है। हालांकि इसने गलती की है पर कुछ चीज़ें उसके अंदर बनी रहेगी कि बाद में जाके वो जब उसको पछतावा होगा तो वो फिर से वो चीज़ उभर के ऊपर आएगी। और जो उसने उसके जो पोजेशंस है, पोजेशन मतलब कि जो सिद्धियाँ उसके अंदर जो है, वो सिद्धियाँ जो उसकी डिवाइन पॉसिबिलिटीज थी, उसके अंदर जो रुकावट थी वो उसने अभी वो सबको छोड़ दिया है। और ये उसको अभी पता चला है कि भाई ये मैं गलत रास्ते पर चल गया था, इसलिए वो दुख और निराशा के साथ वो रोता हुआ फिर वापस वो डिवाइन फ्रेगमेंट को सरेंडर होता है। तो ये पर क्योंकि कोई अगर देखो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाहर का भी कोई गाइड का होना भी जरूरी है। चाहे अंदर का गुरु ने तो हाथ पकड़ लिया और अंदर का गुरु से साधना कर रहा है, पर कभी कभार साधक ऐसी गलती कर बैठता है या ऐसे कोई साइकिक पावर से खेलना शुरू करता है, तो अगर कोई पहुंचा हुआ बाहर का गुरु है वो उसको अटका सकता है, उसको बोल सकता है कि भाई ये जो तू कर रहा है ये गलत है। इसलिए मुझे लगता है कि कई जगह पर बाहर के गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अभी प्रत्याहार चालू हो गया, अभी बाहर का गुरु की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अंदर का गुरु सब संभाल लेगा। नॉर्मली तो संभालता ही है, पर वो जब मिस हो जाता है या कुछ इससे इस तरह की गंभीर भूल हो जाती है तो, और शास्त्रों के अंदर एक मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की स्टोरी भी इस तरह की कुछ आती है कि मत्स्येंद्रनाथ कोई जगह पर कोई रानी के महल में वो इस तरह का अय्यासी में डूब गया था, और फिर गोरखनाथ जो उसका शिष्य था वो उसको छुड़ाने के लिए गया था। वहाँ उल्टा केस था। वो कहते हैं कि भाई मत्स्येंद्रनाथ जो गुरु था वो खुद फंस गया था, पर शिष्य जरा पहुंचा हुआ था गोरखनाथ, तो वो जाके उसको छुड़ाता है। ऐसी कथा है, सही है गलत है वो तो पता नहीं है, या कि हो सकता है उसमें सच झूठ, पर फिर भी ऐसी घटनाएं हो सकती है साधकों के जीवन के अंदर। Once the circuit is completed and revolution takes place faster and regularly, so the disciple applies himself wholeheartedly. अब जब ये सर्किट चालू हो गई है तो उसका भी उत्साह बढ़ जाता है और उसकी साधना भी फास्ट हो जाती है, वो रेगुलर होती है, फास्ट होती है, और पूरे दिलो दिमाग से वो फिर साधना में जुड़ जाता है। Up to this stage, a sort of burning sensation is felt in the secondary or physical body wherever the energies are stationed and the particular center. अब यहाँ एक लक्षण कोई बताया है उन्होंने कि भाई जब कोई केंद्र के ऊपर या कोई चक्र के ऊपर कामकाज चालू होता है तो कई बार साधक को उसका बर्निंग सेंसेशन फिजिकल बॉडी में भी होता है। जैसे कि अभी शुद्धि की क्रिया
अनाहत के अंदर चल रही है, तो कई बार ऐसा साधक फील करता है कि ये इसका जो छाती का एरिया है उसके अंदर के साइड में उसको जैसे कोई जलन होती हो, इस तरह की अनुभूति होती है। या फिर कोई मणिपुर चक्र के ऊपर काम चालू है तो पेट के अंदर ऐसे जलन जैसा उसको लगता है। कई बार ये तो साधक तो समझता है, पर नॉर्मल कोर्स में बाहर के लोग तो ऐसा ही ये उसको ऐसा लगता है कि भाई उसको ये कोई फिजिकल ये है, कुछ एसिडिटी हो गई है या कुछ ऐसा है, इसके लिए जलन हो रही है। पर साधक का क्योंकि उसका थोड़ा अनुभव होता है तो वो समझता है कि ये अंदर की स्थिति का बाहर के बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर उसका सिर्फ प्रभाव ही है। और वो तब होती है कि जब एनर्जी वो चक्र के ऊपर रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, तब ऐसा होता है। टिल दिस completed circuit revolves a certain number of times per minute, the pratyaya stage is not over। अब वो सर्किट जो है, वो जो उसकी साइकिल है उसका वो टाइमिंग होता है। पहले जो टाइमिंग था उसमें अभी धीरे धीरे फास्ट होती जाती, तो 1 मिनट के अंदर एक पूरी सर्किट ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मूलाधार से चालू होकर ऊपर जाती है और ऊपर से फिर नीचे आती है, तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर इस तरह, इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और आगे तावरिया जी ये सब बताते हैं कि किस तरह रिवॉल्यूशन कितनी स्पीड से होते हैं, कि 1 मिनट में कितनी बार होते हैं, ये सब आगे उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ हम रुकते हैं, फिर आगे ये क्लोज सर्किट अलग अलग डायग्राम के ऊपर किस तरह उसकी असर है, ये सब आगे तावरिया जी बताते हैं, वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। यहाँ रुकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो 2 मिनट जल्दी घर जाते हैं, वैसे तो घर पर ही होंगे। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें से कहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो चीज़ का हमें अनुभव नहीं है उसमें से प्रश्न आना तो मुश्किल है। फिर भी कुछ कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ समाप्त करते हैं। प्रश्न से हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सूरत से बोल रहा हूँ, राजू से। हाँ बोलिए। सर ऐसा था कि तो मेरा थोड़ा बालिशा आवाज नहीं आ रहा है, आवाज गया। प्रश्न जो है थोड़ा बिल्कुल सिली जैसा होगा। हाँ कोई बात लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये जो 4, 5 और 6 नंबर की रिफाइनिंग एक्सरसाइज है एंड पर्टिकुलरली जो फेस एक्सरसाइज जो है वो प्राण के ऊपर है। वो क्या प्राण प्राण की जो हमने अभी जो आपने समझाया है गति का, प्राण की गति जी, जो सर्किट जी हाँ, वो उसके ऊपर कुछ काम कर रहा है वो एक्सरसाइज? नहीं, क्योंकि पहली बात तो हमने ये देखी कि भाई हमारी तो सुषुम्ना नाड़ी भी बंद है, हमारे अंदर एनर्जी कोई सुषुम्ना से ऊपर नहीं होती है, हमारा अभी कोई डायरेक्ट चक्रों के ऊपर काम चालू नहीं हुआ है। हालांकि जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो डायरेक्ट चक्र के ऊपर उसका थोड़ा प्रभाव होता है। जैसे रिफाइनिंग करते हैं तो हम 6 एक्सरसाइज के अंदर ये जो विशुद्धि चक्र है उसके ऊपर उसका दबाव आता है। इसीलिए तो तावरिया जी ने ये हमें ये जो ये है अपनी चीन लॉक करने को बोला है, ताकि ये चक्र है उसके ऊपर थोड़ा दबाव आए और चक्र के अंदर थोड़ी शुद्धि हो। और इसी तरह हर एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में अनाहत के ऊपर, दूसरी के अंदर मणिपुर के ऊपर, तीसरी के अंदर और गोल नकेट के अंदर मूलाधार स्वाधिष्ठान पर, इस तरह कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है
पर ये यहाँ जिस तरह की सर्किट और जो डायरेक्ट यहाँ तो क्या है कि एक चक्रों का दूसरे चक्र के साथ एक कनेक्शन होता है। अब तावड़िया जी कहते हैं कि हर चक्र जो है वो एक आइसोलेटेड गांव की तरह है, अभी एक चक्र का दूसरे चक्र के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। पर जब ये सर्किट बनती है तो एक चक्र का दूसरे चक्र के साथ जुड़ाव होता है, कम्युनिकेशन होता है, और इस तरह पूरी सर्किट मूलाधार से लेके ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। वो तो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है जिसको हम रिफाइनिंग और फेज से उसका कुछ लेना देना नहीं है। फेज और रिफाइनिंग में हम इंडिपेंडेंटली कुछ चक्र के ऊपर थोड़ा बहुत काम करते हैं और इसका सुप्रभाव भी मिलता है हमें, पर ये चीज़ तो एंटायरली डिफरेंट, दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, बराबर। एटलीस्ट वी आर ऑन द पाथ। हाँ, वी आर ऑन द पाथ। वो तो हम जब रिफाइनिंग और फेस करते हैं तो ही जाके आगे जो शुद्धि होगी उसमें से फिर सुषुम्ना खुलेगी और एनर्जी का ऊपर उठना चालू हो जाएगा। तो वी आर ऑन द राइट पाथ। ओके ओके सर, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ समाप्त। हाँ हाँ, नमस्कार साहब, હું હિરલ ત્રિવેદી बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ दादा साहब, अभी आपने बताया कि ये रिफाइनिंग या कुछ करते हैं या फेस करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं तो एसिडिटी होती है, तो ये रिफाइनिंग और फेस की वजह से होती है कि वो जो आपने पहले बताया सबके चालू होने के बाद? नहीं नहीं, यहाँ जो बात होती है वो, ये तो मैं खाली एक एग्जाम्पल के रूप में बताता था, एसिडिटी वगैरह। ये यहाँ जो प्रत्याहार के अंदर बात होती है उसमें तो उन्होंने खाली इतना ही बताया है कि जब प्राण कोई चक्र के ऊपर काम करता है तो हो सकता है उसकी असर फिजिकल बॉडी के अंदर जैसे जलन जैसी एक कोई बर्निंग सेंसेशन जैसा उसको फील होता हो। तो इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि भाई कई बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जैसे इसको एसिडिटी हो गई है, पर हालांकि वो साधक जानता है कि एसिडिटी नहीं है, वो तो उसकी एनर्जी कोई चक्र के ऊपर रुकी है, उसके कारण इसको ये होता है। अब हम लोगों को सामान्य साधक है और हम रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों को अगर कोई ऐसी ये फीलिंग आती है तो डेफिनेटली वो कोई क्या कहते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हो सकता है गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, या और कोई कारण भी हो सकता है जो हमारा डायरेक्ट फिजिकल ही कारण हो सकता है। वो प्रत्याहार में तो एस्ट्रल का कारण है और फिजिकल पर आता है। हमें जो सब गैस की प्रॉब्लम आती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है वो प्योर फिजिकल ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, तो यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू दादा साहब। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ, जय भगवान, थैंक यू। हाँ हाँ, जय भगवान, थैंक यू। हाँ, जय, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।